हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CA काजल डेरोलिया। उम्मीद करते सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम। जैसा कि हमने अपनी पहले की क्लासेस में बताया था कि BHU MCOM के लिए हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करेंगे रिलेटेड टू 2010 टू 2020, जिसमें से हमने ऑलरेडी 2013 से 2020 तक के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं की है तो उन सब की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमने प्रिपरेशन के लिए फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी क्लासेस अपलोड की है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है रिलेटेड टू BHU MCOM एंट्रेंस, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि उस लिंक में जितनी भी क्लासेस दी गई हैं, कुछ क्लासेस आप देखोगे तो CMA फाउंडेशन से रिलेटेड है, बट स्टिल वो चैप्टर वाइज है रिलेटेड टू अकाउंट्स, लॉ। वो क्लासेस भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर करते हैं आपके MCOM एंट्रेंस एग्जाम में। तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो करना, सो दैट आपको पता होगी कौन सी क्लास आपको करनी है फॉर BHU MCOM एंट्रेंस। एंड इसके अलावा सिर्फ BHU ही नहीं, हमने DU और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पेपर पैटर्न सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम होता है। तो हमारा ये सजेशन होता है कि आप सिर्फ BHU के लिए BHU के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करने से अच्छा है और भी यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, क्योंकि वहाँ से आपको और MCQs मिल जाते हैं। क्लियर? एंड आज जो हमारा सेशन है वो है रिलेटेड टू 2012 क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हमारे पास 2010 एंड 11 का MCOM एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर बचेगा, जो कि हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है रिलेटेड टू 2012, अब देखो इसमें भी वही चीज़ है जो 2013 के क्वेश्चन पेपर में थी। अगर आपने 2013 वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि 2013 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थे 150 क्वेश्चंस। वही चीज़ आपको 2012 के क्वेश्चन पेपर में भी मिलेंगे। बट अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है कि 120 MCQs आते हैं BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एंड हर एक MCQ कवर करता है 3 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। क्लियर? तो पेपर पैटर्न यही सेम है, बट क्योंकि ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, तो इसमें 150 MCQs दिए हैं, उसके लिए आप परेशान मत होना। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है। एंड एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको सारे PDF, सारे नोट्स एंड इन क्वेश्चन पेपर्स की PDF भी मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो स्टार्ट करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इस पेपर को भी ना 2012 के पेपर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में रहेगा हमारा 1 to 75 एंड सेकेंड पार्ट में रहेगा 76 to 150। जैसा कि हमने 2013 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, सेम पैटर्न पे हम 2012, 2011, 2010 के क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मनी, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट। अब देखो अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस हम किसके लिए करते हैं? नो डाउट पब्लिक के लिए करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप आइसोलेट, दैट इज अलग होकर के, अकेले रह करके नहीं ऑपरेट कर सकते। तो नो डाउट बिजनेस में आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसा चाहिए, कॉम्पिटिटर्स चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, बट अगर कस्टमर नहीं है आपके तो क्या आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, कस्टमर, कि एक बिजनेस बिना कस्टमर के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, दैट इज सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड है बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री कंसर्न होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। इंडस्ट्री का काम क्या होता है कि गुड्स एंड मटेरियल्स को प्रोड्यूस करना, पर कॉमर्स का काम क्या होता है? ये कंसर्न होती है उनके डिस्ट्रीब्यूशन से। जो गुड्स एंड मटेरियल बने उनको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑल ओवर इंडिया, वो काम होता है कॉमर्स का। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, इंडस्ट्री। नेक्स्ट, सैलरी इज रिलेटेड टू बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, कॉमर्स, एक्सचेंज। अब देखो सैलरी बेसिकली उन लोगों को मिलती है जो किसी और के यहाँ जॉब कर रहे हो, दैट इज एम्प्लॉयड हो, और हम उनको किस नाम से डिनोट करते हैं? एम्प्लॉई से।
क्लियर? तो सैलरी किस चीज़ से रिलेटेड होगी? एम्प्लॉयमेंट से, कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, तो इन रिटर्न जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? सैलरी। नेक्स्ट, कंपटीशन इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इन्वायरमेंट। अब ये देखो पूछा है क्वेश्चन में कि कंपटीशन किसका इंटीग्रल एलिमेंट है, किसका इंटीग्रल पार्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, देखो 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ बेसिकली जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो रिलेटेड होते हैं टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो बेसिकली पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट मोटिव से, है ना? तो वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम करती है। तो देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिए सोशल ओनरशिप होगा, क्योंकि सोशल दैट इज सोसाइटी से रिलेटेड। सेंट्रल प्लानिंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पहले से ही उस चीज़ की पूरी प्लानिंग करती है। सोशल वेलफेयर होता है, बट क्या इकोनॉमिक मोटिवेशन होता है? दैट इज मॉनेटरी रिटर्न, या आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से किस प्रॉफिट मोटिव होता है? नहीं, प्रॉफिट मोटिव कहाँ होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, ना कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, वो सब किससे बिलोंग करेगा? वो सब बिलोंग करेगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। जैसे मान लो मेरी लैंड है, मेरे लेबर्स हैं, मेरा कैपिटल है और हम ओनर हैं, तो उस केस में हम वो बना करके बेचेंगे जो लोग हमसे खरीदने को तैयार हैं और जिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, इकोनॉमिक मोटिवेशन। नेक्स्ट, इनडिवाइडेड रिस्क इज रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर। अब देखो पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। कंपनी में पब्लिक की बात करें तो कम से कम 7, और प्राइवेट की बात करें तो कम से कम 2, और जॉइंट वेंचर है इसमें भी कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। तो हर जगह तो रिस्क कम से कम 2 लोगों में डिवाइड हो ही रहा है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक इंडिविजुअल वर्क करता है, एक होल सोल, सिर्फ एक ही पर्सन उसका ओनर होता है, तो वो जो सोल प्रोप्राइटर है, क्या उसको किसी के साथ भी रिस्क डिवाइड करना होता है? नहीं, पूरा का पूरा रिस्क किसका? उस सोल प्रोप्राइटर का। तो पूरा का पूरा रिटर्न भी किसका? उस सोल प्रोप्राइटर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, दिस इज रिलेटेड टू, जितना आप एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। क्योंकि बाकी जगह क्या होता है कि ठीक है आपका एफर्ट होता है, पर जो रिवॉर्ड है वो बहुत लोगों में डिवाइड होना होता है। बट अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो जितनी मेहनत हम करेंगे हमें उतना ही रिटर्न मिलना है, क्योंकि हम अकेले हैं, तो जितनी हम अकेले मेहनत कर सकते हैं उतना ही हमें रिटर्न मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बात हम यहाँ बता दें, जैसे कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पे पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन क्लास डाला है, बहुत जल्दी हम फंड फ्लो पे भी डालेंगे, ब्रांच डिपार्टमेंट पे भी डालेंगे, जो एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, उस पर हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ ना हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर देखो तो हर एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, चाहे आप ड्यू की बात करो, चाहे आप BHU की बात करो, चाहे विद्यापीठ की बात करो। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एक डिटेल डिस्कशन क्लास हम अपलोड कर देंगे विथ नोट्स, सो दैट ये टॉपिक तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग इज अ फीचर ऑफ, प्रॉफिट शेयरिंग किसका फीचर है? पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, पार्टनरशिप का, या गवर्नमेंट कंपनी का? पार्टनरशिप का। वैसे तो पार्टनरशिप में यही चीज़ है, क्योंकि पार्टनरशिप में ये चीज़ है ना कि प्रॉफिट तो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है। अगर आप चाहो तो लॉस मत डिस्ट्रीब्यूट करो, आप चाहो तो लॉस 1 या 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, सब में डिस्ट्रीब्यूट मत करो, बट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सारे पार्टनर्स में होना, ये मैंडेटरी है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा 3, पार्टनरशिप। नेक्स्ट, देर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, दिस इज रिलेटेड टू, अब देखो यहाँ पे सिर्फ बोला है नो लिमिट, अब हमें नहीं पता कि मिनिमम की बात कर रहा है या मैक्सिमम की बात कर रहा है, बट क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लिमिट नहीं थी। बट अगर आज की डेट पे बात करो तो कोऑपरेटिव एंटरप्राइज पे ऑलरेडी लिमिट है। इस कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के बारे में हमने ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था रिलेटेड टू 2019,
तो वहाँ हमने इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था। और इनफैक्ट अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो आपको वहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नोट्स भी मिला होगा। उस नोट्स में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट भी है। आज के हिसाब से अगर बात करें तो अगर हम मिनिमम लिमिट की बात करें तो मिनिमम की हर जगह एक लिमिट है। जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में आज की लिमिट बता रहे हैं कि मिनिमम होने चाहिए 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम अब हो सकते हैं 100 पार्टनर्स। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 200, ये लर्न करना है। पब्लिक कंपनी की बात करें विथ शेयर्स तो मिनिमम है 7 और मैक्सिमम है अनलिमिटेड। और अगर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज की बात करें तो अब इसमें मिनिमम की लिमिट आ गई है कि अब कम से कम 10 लोग होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, दैट इज अनलिमिटेड है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे बोलता नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर ये मैक्सिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता तो नो डाउट आंसर 2 हो जाता, एक पब्लिक कंपनी और एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। और अगर मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनिमम में तो अब हर जगह लिमिट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मिनिमम नो लिमिट ऐसा किसी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अब नहीं होता है। क्लियर? तो इसका आंसर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कोई भी नहीं है 1 2 3 4, बट हमने सबकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट बता दी। पहले क्या था, जब 2012 का क्वेश्चन पेपर है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका करेक्ट आंसर था कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, क्योंकि उस टाइम कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में कोई मिनिमम लिमिट नहीं थी। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स एंजॉय इक्वल वोटिंग राइट्स, दिस इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, क्योंकि कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में ये कि आप कितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करो, आप कितना भी फंड्स इन्वेस्ट करो, पर हर एक पर्सन को 1 मैन 1 वोट मिलेगा, इक्वल वोटिंग राइट्स वहाँ पे सबको मिलता है। बट गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज में बेसिकली क्या होता है कि जितनी आपकी शेयर होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको वोटिंग राइट मिलता है। बट कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में आपने कितना भी इन्वेस्ट किया हो, हर एक पर्सन के पास एक वोट का राइट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय, बेसिकली अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू, इसकी एग्जिस्टेंस होती है ड्यू टू पार्टनरशिप डीड। क्लियर? तो ऑप्शन दिया इम्प्लाइड अथॉरिटी, प्रमोटर, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। और ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें? पार्टनरशिप डीड की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। अब देखो, अगर बिजनेस यूनिट का साइज आपको देखना है, क्लियर, तो इसके लिए हमेशा हम एक ही चीज़ देखते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? सीधे सीधे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस। अगर हमें किसी भी बिजनेस यूनिट की साइज देखनी है तो हम क्या देखते हैं कि शेयर होल्डर्स ने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड रखा। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कंसिस्ट करता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स प्लस सरप्लस। तो इसके बेसिस पे इन तीनों को ऐड कर देंगे और इन तीनों के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस की साइज क्या है। क्लियर? इफ इन केस मान लो हमें 2 कंपनी को कंपेयर करना है कि किसका साइज बड़ा है किसका नहीं, वो भले सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हों या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हों, दोनों ही केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि उनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी बिजनेस यूनिट लार्ज है, बिग है, और कौन सी बिजनेस यूनिट स्मॉल और मीडियम है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? साइज ऑफ डिमांड, साइज ऑफ मार्केट, मैनेजरियल कैपेसिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और हम इसको कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, अ फर्म विच रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेटस इज कॉल्ड अ। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये पार्टनरशिप डीड की वजह से एग्जिस्ट करता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो ये रजिस्ट्रेशन की वजह से एग्जिस्ट करता है। कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये उस रजिस्ट्रेशन की वजह से एग्जिस्ट करता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म की बात करें तो यहाँ पे हम एक फैमिली बिजनेस चला रहे होते हैं और उस फैमिली बिजनेस में कोई भी आउटसाइडर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता या मेंबर नहीं बन सकता। अगर उसको उस फैमिली बिजनेस में मेंबर बनना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाय बर्थ। क्लियर? तो स्टेटस की वजह से जो फर्म बना है उसको हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब जब एक इंडिविजुअल पर्सन, जब एक अकेला सिंगल ओनर हो। डायरेक्ट मोटिवेशन नो डाउट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर्मेशन करना बहुत ही ईजी है, जब मन किया बनाया, जब मन किया बंद कर दिया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है।
अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये भी फैक्ट है, क्योंकि देखो आप एक अकेले वर्क कर रहे हो तो सारे के सारे रिवॉर्ड अगर आपके हैं तो रिस्क भी आपका, और उस केस में आप ही की लायबिलिटी होगी कि इफ़ इन केस आप अपने बिजनेस के लिए जितना भी मार्केट से लोन लिए हो, अगर आप उसको टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करा दी जाती है। क्लियर? बट अटमोस्ट गुड फेथ ये कहाँ होता है? ये तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में होता है ना, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप उनका डिक्लेरेशन करोगे। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में कहीं पे भी नहीं है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट नहीं होता है कि उनको सारे मटेरियल फैक्ट्स के बारे में कहीं डिस्क्लोज करना है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इट डज नॉट अप्लाई टू। अब देखो, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोला है, इसका मतलब कि ओनर कोई और हो और मैनेज उसको कोई और करे। क्लियर? जनरली हम लोग देखते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज में ओनर कभी भी डिसीजन नहीं लेते, बल्कि वो क्या करते हैं, खुद में से कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को, डे टू डे डिसीजंस को मैनेज करती हैं। क्लियर? तो जनरली आप देखोगे कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज में ओनर अलग होते हैं। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो क्या सारे शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग में ऑफ द बिजनेस? नहीं। वो क्या करते हैं कि अपने में से ही कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सारे डे टू डे डिसीजंस, सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। क्लियर? ऑप्शन दिया है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड जर्नल पार्टनरशिप। अगर जर्नल पार्टनरशिप की बात करें तो जर्नल पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वही ओनर होते हैं, वही क्या करते हैं, फर्म को मैनेज भी करते हैं। तो क्या पार्टनरशिप फर्म में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग पर्सन के पास होती है? नहीं। जो पार्टनर्स होते हैं वही ओनर होते हैं और वही मैनेज भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd, जर्नल पार्टनरशिप। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इज। अब देखो यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है और बिजनेस कॉम्बिनेशन पे हमने एक डिटेल क्लास अपलोड की हुई है। बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में, हर एक अटेम्प्ट में कई सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो इस टॉपिक के लिए ना, स्पेशली बिजनेस कॉम्बिनेशन टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक क्लास अपलोड की हुई है जहाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ से पहले वो क्लास अब ज़रूर कवर कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करोगे रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। रीज़न बीइंग हमने ऑलरेडी उस क्लास में बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। द मेन कॉज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, when all the units producing cement come together it gives rise to। अब देखो सारी की सारी यूनिट्स किससे रिलेटेड है? सेम प्रोडक्शन लाइन से। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसका जो रियल नेम है वो है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। तो करेक्ट आंसर होगा 1। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ सर्विस कॉम्बिनेशन इज, कि सर्विस कॉम्बिनेशन को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है डायगोनल कॉम्बिनेशन के नाम से। तो करेक्ट आंसर होगा 3। इस पे हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करें तो पहला तो हॉरिजॉन्टल है जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। दूसरा वर्टिकल है जिसको बेसिकली हम सीक्वेंस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। थर्ड था सर्कुलर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज लेटरल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलाइड कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट वन इज डायगोनल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन थे जिनका हमने ऑल्टरनेट नाम बता दिया। वैसे ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में भी किया है, तो इसीलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि पहले आप कॉन्सेप्ट सेशन देख लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बिजनेस कॉम्बिनेशन के नाम से। उसके बाद ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत ही ईजिली पॉइंट समझ में आएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएशन? मर्जर, ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनी, चेंबर ऑफ कॉमर्स।
देखो एसोसिएशन में दो ही था, एक था ट्रेड एसोसिएशन एंड इनफॉर्मल अग्रीमेंट और एक था चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फेडरेशन। अगर हम फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन में दो ही चीज़ था, एक था पूल और एक था कार्टेल, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे पास दिया है, तो ये तो बट ऑब्वियस इसका पार्ट है। अच्छा, ट्रस्ट क्या इसका पार्ट था? नहीं, ट्रस्ट किसका पार्ट था? कंसोलिडेशन का। ट्रस्ट बेसिकली किसका पार्ट था? कंसोलिडेशन का। और ये होता क्या? ये होता तो फॉर्मल अग्रीमेंट ही है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ट्रस्ट। और ये सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है अपने कॉन्सेप्ट सेशन में, तो पहले ज़रूर से आप वो क्लास कवर कर लेना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस। मैनेजमेंट बेसिकली किसका ब्रांच है? सोशल साइंस का, तो करेक्ट आंसर होगा 3 सोशल साइंस। Management is a coordination of economic resources, goals, group efforts और physical resources. No doubt management basically किसको coordinate करता है? पूरे के पूरे टीम को या ग्रुप के efforts को, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। Next, state which statement is true. Management is a mechanical activity. Mechanical is tangible. Management is a closed system. करेक्ट आंसर होगा 3, मैनेजमेंट इज़ इनटैंजिबल, क्योंकि बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है वो किसी को दिखता नहीं है, वो आप टच नहीं कर सकते, वो आप देख नहीं सकते, वो आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम वॉज प्रोपाउंडेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है 2 FW टेलर। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय हेनरी फ्योल। अब देखो, अगर हम लोग हेनरी फ्योल की बात करें तो इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है उसमें टोटल 14 प्रिंसिपल्स था। अब यहाँ पे हम नंबरिंग में सिर्फ फर्स्ट नहीं बताएंगे, इनफैक्ट 1 to 14 हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो इनका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है डिविजन ऑफ वर्क। दूसरा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है डिसिप्लिन, ये प्लिन है, डिसिप्लिन। नेक्स्ट, जो फोर्थ वन था इनका वो था यूनिटी ऑफ कमांड। देन फिफ्थ वन था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन सिक्स्थ था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। 7 था रेम्यूनरेशन। 8 था सेंट्रलाइजेशन। देखो यहाँ पे हमने अभी 1 to 8 लिखा है, बाकी रिमेनिंग भी मेंशन करेंगे, तो इस सीक्वेंस में ना आपको ये लर्न करना है। ये तो हम सबको पता है कि हेनरी फ्योल के ओवरऑल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, बट वो कौन से थे, क्या नाम था उनका और क्या सीक्वेंस था, वो हम यहाँ पे लर्न करा रहे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल पूछ सकता है तो 4th, 5th, 6th कोई भी नंबर ऑफ प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो ये फर्स्ट 8 थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं 9th से। इनका जो 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है स्केलर चेन। 10th वन इज ऑर्डर। 11th इक्विटी। 12th स्टेबिलिटी। 13 इनिशिएटिव एंड लास्ट वन इज स्पिरिट द कॉर्प्स। ये 12th पे हमसे ये पार्ट पूछा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस मैनेजमेंट में, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लर्न कराई है। होपफुली ये पॉइंट सारे आपको लर्न हो गए होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? 4 डिविजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, अगेन इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट FW टेलर, और ये क्वेश्चन साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी इज एन एलिमेंट ऑफ, स्ट्रैटेजी बेसिकली किसका एलिमेंट है? प्लानिंग का, और प्लानिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिसमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो हम बता देते हैं। रूल्स, बजट, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये सब क्या है? एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्लानिंग। नेक्स्ट, which of the following does not come under the steps of planning? Awareness of opportunity, determining objectives, grouping of activities और developing alternative। अब देखो प्लानिंग में बेसिकली अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना, पता होना, ये तो पार्ट है,
ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना भी पार्ट है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको डेवलप करना भी प्लानिंग का पार्ट है। बट क्या ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना ये प्लानिंग का पार्ट है? नहीं, ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्लानिंग में हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से प्लान बनाएं सो दैट हम अपने ऑब्जेक्टिव को या गोल को अचीव कर पाए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान? पॉलिसी, रूल्स, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर। सिंगल यूज प्लान है, सिंगल यूज प्लान क्या होगा? स्ट्रैटेजी। करेक्ट आंसर होगा थर्ड, स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल 14 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। उन 14 प्रिंसिपल्स का हम आपको नाम लर्न करा दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आए तो ये चारों ऑप्शन की जगह कोई और ऑप्शन दिया हो। इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, बट बाकी जो 14 प्रिंसिपल्स के नेम है वो हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब देखो, हमने ऑलरेडी यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन कर दिया है। फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देन स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, बैलेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनल एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारे पॉइंट्स आप लर्न कर लेना कि ये ओवरऑल हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, ग्रांटिंग अथॉरिटी, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल और डिसाइडिंग पॉलिसी। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। नेक्स्ट, थ्योरी जेड इज रिलेटेड टू। अब देखो, अगर थ्योरी जेड की बात करें तो थ्योरी जेड किसने डेवलप्ड की थी वो भी लर्न कर लेना। ये डेवलप्ड हुई थी बाय विलियम ऊची। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में इसका डिस्कशन हुआ है। एंड थ्योरी जेड एक इंटीग्रेटेड मॉडल है मोटिवेशन का। क्लियर? थ्योरी जेड बेसिकली एक इंटीग्रेटेड मॉडल है किसका? मोटिवेशन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, मोटिवेशन। इसके अलावा थ्योरी एक्स भी है, थ्योरी वाई भी है, और थ्योरी एक्स और वाई को किसने डेवलप किया है? डॉगलस मैक ग्रिगोर ने। क्लियर? डॉगलस मैक ग्रिगोर ने डेवलप किया है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी कैटेगरीज ह्यूमन नीड्स हैव बीन डिवाइडेड बाय अब्राहम मैस्लो? अब्राहम मैस्लो ने बेसिकली जो ह्यूमन नीड्स है उसका एक पिरामिड बनाया था। याद होगा हम सबको कि हम लोग इसका एक पिरामिड इस तरीके से देखते हैं जिस पे अलग अलग नीड्स के बारे में मेंशन किया हुआ था। तो ओवरऑल हमारे पास 5 ह्यूमन नीड्स होती है। सबसे पहली होती है, अब देखो यहाँ पे भी हम ये सारे मेंशन कर देंगे सो दैट आप लोग लर्न कर पाओ। सबसे पहली होती है साइकोलॉजिकल, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नेम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरी है सेफ्टी, देन थी लव और बिलोंगिंग, देन थी एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्लियर? ये ओवरऑल 5 ह्यूमन नीड्स है जो बनाई गई है एज पर मैस्लो। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2, 5। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज, डेमोक्रेटिक लीडरशिप को हम और किस नाम से जानते हैं? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1872। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट? आप देखो, कई सारे सेक्शंस हैं जो रेलेवेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन सबका डिस्कशन कर ले रहे हैं। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में, बट बाकी देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन किया गया है प्रॉमिस को, ये लर्न करना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन किया गया है अग्रीमेंट को। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में डिफाइन किया गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को। तो जितने पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने लर्न करा दिया कि किस सेक्शन में किसके बारे में डिफाइन किया है। क्लियर? नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ 2 पार्टी होती है, पर एक पार्टी
इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना कंसेंट नहीं देती बल्कि उससे ज़बरदस्ती इसका कंसेंट दिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ए कौन है, इनोसेंट पार्टी है। पर बेसिकली देखा जाए तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। जैसे इफ इन केस मान लो बी को ए की लैंड चाहिए और ए ने बोला कि वो लैंड 50 लाख्स की है, पर बी ने ए से ये चीज़ बोला कि आप मेरे को ये लैंड सेल करो, वो भी ओनली 10 लाख्स पे, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपका मर्डर करा देंगे। तो इस केस में क्या ए का कंसेंट फ्री है? नहीं। क्या ए अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नहीं। उसको डरा धमका करके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कोअर्जन, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें होगा क्या ना कि आज तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा कि हाँ ठीक है हम अपनी लैंड सेल करेंगे 10 लाख की, बट अगर कल को ये आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट किसकी हेल्प करेगा? ए की। कोर्ट ए को इनोसेंट पार्टी मानता है और कोर्ट ये कहता है कि अगर ए चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू करे, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो इनोसेंट पार्टी होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, चाहे तो डिसकंटिन्यू करे। क्लियर? बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक केस में होगा जब आपका कंसेंट फ्री ना हो, दैट इज जोर ज़बरदस्ती से आपको मिसगाइड करके, आपको मिसलीड करके अगर आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और याद रखना कि कंसेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट साथ चलते हैं, कि अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल। और उस केस में पूरा का पूरा राइट दिया जाता है इनोसेंट पार्टी को कि उनके पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन? कंसिडरेशन डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में, पर सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में क्या किया गया है? वॉइड अग्रीमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिफाइन किया गया है प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। एंड लास्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया है प्रपोजल, या हम कह सकते हैं ऑफर। क्लियर? एक दो सेक्शंस जो रह गए वो भी देख लो। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन किया गया है प्रॉमिस को। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन किया गया है अग्रीमेंट को। एंड लास्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में डिफाइन किया गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर? अभी हमने देखा था वॉइड अग्रीमेंट किसमें? सेक्शन 2 जी में, और सेक्शन 2 जे में क्या है बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? देखो ये सारे सेक्शंस थे जो बहुत रेलेवेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलमोस्ट 2A से लेके 2J तक जितने भी सेक्शंस रेलेवेंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, तो इसको साथ ही साथ लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट डज नॉट इंक्लूड। फ्री कंसेंट में बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज कोअर्जन, देन मिस रिप्रेजेंटेशन, देन मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड कंसिडरेशन, क्योंकि कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन फ्री कंसेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द कंपनी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेसिकली एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जहां हम ये मानते हैं कि हर वो पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम ये मानते हैं, दैट इज ये डीम्ड होता है कि उसको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंप्लीट नॉलेज है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लाके, क्योंकि जब एक पर्सन को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंप्लीट नॉलेज है तो उससे हम किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कंपनी को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, कंपनी। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, क्योंकि RBI होना मैंडेटरी है, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी इज रिलेटेड टू। नो डाउट सेपरेट लीगल एंटिटी तब होता है जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन किस में ज़रूरी है? जॉइंट वेंचर में, पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, बट ऑब्वियस कंपनी में, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है, इसका इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, और जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही कंपनी को और कंपनी के मेंबर्स को अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, कंपनी। नेक्स्ट, परपीचुअल सेसेशन इज नॉट रिलेटेड टू। परपीचुअल सेसेशन मतलब कोई भी मेंबर आए, कोई भी मेंबर जाए, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होगा। जैसे अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई, किसी मेंबर की इंसॉल्वेंसी हो गई, दैट इज़ कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, किसी मेंबर की रिटायरमेंट हो गई, तो उससे कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक कंपनी में परपीचुअल सेसेशन होता है क्योंकि डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट से कभी भी पब्लिक कंपनी बंद नहीं होती। प्राइवेट कंपनी
में भी परपेचुअल सेसेशन होता है, गवर्नमेंट कंपनी में भी होता है, पर क्या पार्टनरशिप में होता है? नहीं। बेसिकली परपेचुअल सेसेशन एवरी टाइप ऑफ कंपनीज में आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी हो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और जब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उस पर्टिकुलर कंपनी को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो किसी भी मेंबर के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट पार्टनरशिप अपने पार्टनर से ही जाना जाता है, तो पार्टनर्स की डेथ पे, पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी पे पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ता है। दैट इज वहाँ पे पार्टनरशिप हमारी एंड हो जाती है, कम्स टू एन एंड। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज रिलेटेड टू। देखो, शेयर्स ट्रांसफर करने का राइट तो सबके पास है, पर पब्लिक कंपनी फ्रीली कर सकती है और प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। वो ट्रांसफर कर सकती है बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 प्राइवेट कंपनी। वारंटी इज रिलेटेड टू। कंडीशन ऑफ वारंटी बेसिकली रिलेटेड होती है सेल ऑफ गुड्स से, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd, सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल इज रिलेटेड टू। अब देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि क्या चीज़ कंडीशन से रिलेटेड है और क्या चीज़ वारंटी से रिलेटेड है। तो कंडीशन और वारंटी में भी 2 चीज़ है। एक तो वो कंडीशन होती है और वो वारंटी होती है जो एक्सप्रेस्ड होती है। एक्सप्रेस्ड मतलब जहाँ पे दोनों पार्टीज अग्री करके कुछ कंडीशन और कुछ वारंटी बनाती हैं, दैट इज एक्सप्रेस वे में। और एक होता है इम्प्लाइड वे। इम्प्लाइड मतलब क्या, कि जो हम मान करके चलते हैं कि एग्जिस्ट करेगा। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लो, व्हाट इज इम्प्लाइड। जैसे फिर इन केस मान लो हम किसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें कंडक्टर कभी ये नहीं कहता कि आपको ट्रैवलिंग के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, और हमें भी कंडक्टर से जाके ये नहीं पूछना होता है कि हमें ट्रैवलिंग के लिए पेमेंट करना है या नहीं। ये इम्प्लाइड है, ये मान लिया जाता है कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें उनको पेमेंट करना है, और वो भी ये मान करके चलते हैं कि अगर ये ट्रैवल कर रही हैं तो ये हमें बस फेयर पे करेंगी। क्लियर? तो एक्सप्रेस में तो सिंपली क्या हो जाएगा कि जब 2 पार्टीज मिल करके कोई कंडीशन रख रही हैं या वारंटी रख रही है तो उसको एक्सप्रेस कहेंगे। पर इम्प्लाइड किसके अकॉर्डिंग होती है? इम्प्लाइड होती है एज पर लॉ, कि बहुत सारी इम्प्लाइड कंडीशन और बहुत सारी इम्प्लाइड वारंटीज़ हैं जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, उसके लिए कहीं अलग से कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब देखो, हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा कि सेल बाय सैंपल इज रिलेटेड टू। तो सेल बाय सैंपल किससे रिलेटेड है? इम्प्लाइड कंडीशन से। जैसे इफ़ इन केस मान लो हम कभी भी कुछ परचेज करने जाते हैं तो वो हमें सैंपल दिखाते हैं ना, कि हाँ मैम आप ये परचेज कर लो और ये इसी तरीके का प्रोडक्ट है। तो अगर उन्होंने सैंपल दिखाया है तो अब उनकी क्या ड्यूटी है कि वो जो हमें प्रोडक्ट सेल करें वो बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, एज पर सैंपल, कि वो सैंपल की क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें कुछ भी हिडन डिफेक्ट ना हो, है ना। तो ये चीज़ क्या है? ये है इम्प्लाइड कंडीशन। और बाकी इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो भी यहाँ पे लर्न करा देते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट एग्जाम में कवर कर सकता है। इम्प्लाइड कंडीशंस में सबसे पहला है कंडीशन टू टाइटल। मतलब आप जिससे गुड्स परचेज कर रहे हो, आप ये मान करके चलते हो कि वो रियल ओनर है। आप ये थोड़ी मान करके चलते हो कि वो थेफ्ट करके, चोरी करके उसको बेच रहा होगा। नहीं ना, हम ये मानते हैं कि अगर हम उसे गुड्स परचेज करेंगे तो हम रियल ओनर बन जाएंगे। नेक्स्ट होता है सेल बाय सैंपल, कि अगर आपको किसी सेलर ने सैंपल दिखाया है तो फिर ये उसकी ड्यूटी है कि वो एज पर सैंपल आपको प्रोडक्ट सेल करे। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। इफ़ इन केस मान लो आप गुड्स परचेज करने गए और सेलर ने आपको कुछ डिस्क्राइब किया उसके बारे में, तो फिर ये हम मान करके चलते हैं कि वो प्रोडक्ट एज इट इज़ होगा, मतलब जैसा डिस्क्राइब किया गया है वैसा। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। मतलब हो सकता है कि आप कहीं पे प्रोडक्ट परचेज करने गए, उसने आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया और साथ ही साथ सैंपल भी दिखा दिया। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगी? इम्प्लाइड कंडीशन ये होगी कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा होगा जो कि सैंपल और डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। नेक्स्ट, 7 ओवरऑल इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, condition as to wholesomeness, and last है merchantability।
देखो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में क्या होता है कि अगर बायर ने अपने मन से गुड्स परचेज किया तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर सेलर के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होकर के सेलर को आपने अपनी पूरी की पूरी पूरा पर्पस बताया कि आप किस पर्पस से वो गुड्स यूज़ करना चाहते हो और सेलर ने फिर उस बेसिस पे आपको कुछ सजेस्ट किया है, तो हम ये मानते हैं कि फिर उस केस में ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर हमने सेलर पे रिलायबिलिटी रखी है, सेलर के कहने पे वो गुड्स परचेज किया है, तो वो एज पर क्वालिटी एंड एज पर हमारा पर्पस होगा। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस की जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करें वो एडिबल होगा, कि हम उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। एंड मर्केंटेबिलिटी कि जो प्रोडक्ट हम जिस पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं वो उस पर्पस के लिए एटलीस्ट यूजफुल होगा, ये है मर्केंटेबिलिटी। तो ये सारी कंडीशंस होती है इम्प्लाइड कंडीशंस जो कि एग्जिस्ट करती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जो रिलेटेड है सेल ऑफ गुड्स से। क्लियर? और अगर ये इम्प्लाइड कंडीशंस नहीं एग्जिस्ट करेंगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो याद रखना कंडीशन के केस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं और हम लोग को पूरा का पूरा हमारा पैसा वापस मिल जाता है। बट वारंटी के केस में ऐसा नहीं होता। वारंटी के केस में क्या होता है कि जो बायर को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, थोड़ा बहुत लॉस होता है, डैमेजेस होता है, वो उसकी रिकवरी कर सकता है, बट वो कभी भी पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। बट ये जो 7 इम्प्लाइड कंडीशन है ये हर एक सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट होनी चाहिए, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म करके अपने पैसे वापस ले ले। क्लियर? तो ये लर्न हो गया होगा होपफुली। एंड नेक्स्ट देखो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू, अब इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है। ये है इम्प्लाइड वारंटीज। खुद सोचो कि अगर मान लो तुम कोई गुड्स खरीदने गए और वो डेंजरस नेचर का है, जैसे इफ इन केस मान लो हम कह रहे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम परचेज करने गए, तो कई बार क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम थोड़ा डेंजरस होता है, तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि सेलर वो बोल करके बताए कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है। बट स्टिल अगर वो डेंजरस नेचर के बारे में डिस्क्लोज नहीं भी करते हैं तो भी क्या आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? नहीं। आपके पास ये राइट होगा कि जो भी आपको डैमेजेस हो रहा है आप वो रिकवरी कर सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि हमको पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, क्योंकि जब हम भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी आइडिया होता है कि इससे कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, इसको प्रॉपरली हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारी भी वैसे तो ड्यूटी बनती है कि हम उनसे पूछें, बट ये सेलर की भी ड्यूटी बनती है कि वो सारे के सारे डेंजरस नेचर उसके डिस्क्लोज करें। बट स्टिल अगर वो डिस्क्लोज नहीं भी करते हैं बेटा तो भी आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ आपको जो डैमेजेस होगा वो आप उसकी रिकवरी कर सकते हो। क्लियर? तो इसका मतलब डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स क्या है? इम्प्लाइड वारंटी। हम मान करके चलते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट है, ये इम्प्लाइड वारंटी है, दैट इज सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको डिस्क्लोज करे। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोर्ट डज नॉट डिसॉल्व अ फर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ अग्रीमेंट, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसेनिटी। देखो फर्म को डिसॉल्व करने का ना 2 तरीका है, एक तो आप खुद से कर सकते हो और एक कोर्ट के थ्रू आप फर्म डिसॉल्व करा सकते हो। तो कोर्ट के थ्रू फर्म तब डिसॉल्व करेगा जब कोई मिसकंडक्ट हो रहा हो, इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र हो रहा हो, इंसेनिटी दैट इज़ कोई पार्टनर इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, तो उस केस में तो कोर्ट डिसॉल्व करा देता है। बट अगर अग्रीमेंट की बात करें तो अग्रीमेंट या नोटिस के बेसिस पे आपको कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ऑन द ग्राउंड ऑफ अग्रीमेंट। नेक्स्ट, अ पार्टनर हु डज नॉट शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड, एक्चुअल पार्टनर तो करता है, स्लीपिंग पार्टनर भले स्लीपिंग होता है, दैट इज डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट स्टिल फर्म के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, एंड सब पार्टनर भी प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है दैट इज पार्टनर बाय स्टॉपल, जो कि फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होता है। वो बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि उसने किसी आउटसाइडर को रिप्रेजेंट किया है एज पार्टनर, या उसने फर्म को इस बात की इनडायरेक्ट परमिशन दी है कि उसको एज पार्टनर रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उस केस में उसकी लायबिलिटी सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में होती है जो कि उसके नाम की वजह से या उसके रिप्रेजेंटेशन की वजह से एंटर हुआ है। क्लियर? बट उसका फर्म के डे टू डे मैनेजमेंट में, कैपिटल में या प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल? स्टॉक, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिफर्ड शेयर। स्टॉक, क्योंकि अगर स्टॉक की बात करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ शेयर वारंट कैन नॉट बी इशूड बाय अ। अब देखो शेयर वारंट बेसिकली क्या होता है, पहले ये समझो कि शेयर वारंट ये स्टेट करता है कि जो बियरर है, मतलब जिसके पास शेयर वारंट है,
वो इंटाइटल्ड होगा कुछ नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जो उस शेयर वारंट में मेंशन होंगे। क्लियर? हमने क्या बोला कि शेयर वारंट मतलब क्या, कि जहाँ पे ये स्टेट किया रहता है कि जो बियरर है मतलब जो होल्डर है उसको वो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा जो कि मेंशन किया गया है शेयर वारंट में। क्लियर? अब देखो शेयर वारंट बेसिकली एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ईजिली ट्रांसफरेबल है वन पर्सन टू अनदर। क्लियर? तो ये कौन नहीं इशू कर सकता? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। बट ऑब्वियस प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर ले ईजिली। यहाँ शेयर्स ट्रांसफ़र पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर? तो शेयर वारंट आप कैसे इशू कर सकते हो? अगर आपने शेयर वारंट इशू किया, इसका मतलब जो होल्डर है या बियरर है उसको वो नंबर ऑफ शेयर्स जो कि शेयर वारंट में मेंशन किया गया है वो मिलेगा और वो बहुत ही ईजिली शेयर वारंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लियर? तो प्राइवेट कंपनी में तो ये ऑप्शन ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी में तो आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो और शेयर वारंट इस चीज़ का राइट देता है कि आप अपने शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उस केस में पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी तो इशू कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1882. A check is a bill of exchange. Next, which of the following does not come under negotiable instrument? अब देखो अगर negotiable instrument की बात करें तो चेक भी negotiable instrument है, bill of exchange भी negotiable instrument है, promissory note भी negotiable instrument है, as well as share warrant भी negotiable instrument है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे सब के सब क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि ईजिली ट्रांसफरेबल हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट में बेसिकली क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टीज प्रॉमिस करती है कि हम आपको सर्टेन अमाउंट पे करेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड में। क्लियर? तो इसमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, ये राइटिंग में होता है, प्रॉमिस होता है पे करने का और डेफिनेट और अनकंडीशनल होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती है। बेसिकली एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कहाँ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अब बेसिकली प्रॉमिसरी नोट में यही होता है कि अगर ए को पे करना है तो एक खुद ही एक रिटन प्रॉमिस देता है कि हम आपको सर्टेन अमाउंट पे करेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड पे। क्लियर? तो यहाँ पे बी को, दैट इज बी कौन होगा? यहाँ पे सेलर होगा और ए कौन होगा? बायर। अब बायर को पे करना है तो बायर खुद ही रिटन में लिख करके दे देगा। क्लियर? बी को उसके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एक्सेप्टेंस। पर बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं है होता ऐसा। बिल ऑफ एक्सचेंज में लेट्स से ए कौन है? बायर है और बी कौन है? सेलर है। तो उस केस में ना बी एक बिल ड्रॉ करता है और ए उसकी एक्सेप्टेंस देता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ चेक? राइटिंग में होता है, ऑर्डर होता है पे करने का, अनकंडीशनल होता है, पर क्या प्रॉमिस करते हैं पे करने का? नहीं, वहाँ पे तो ऑर्डर होता है। अगर आपने चेक लिखा इसका मतलब वो ऑर्डर है कि आपको पे करना ही करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, होल्डर इज रिलेटेड टू नो डाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये इंश्योरेंस एक्ट नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोर्समेंट? अब देखो कई तरह के इंडोर्समेंट होते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे आपको उनका नाम लर्न करा दे रहे हैं और इफ़ इन केस आपको उसकी डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सो दैट हम टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट पे एक लेक्चर ड्राफ्ट कर देंगे। तो इंडोर्समेंट में देखो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। सबसे पहला इंडोर्समेंट होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट जिसको हम जनरल इंडोर्समेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है स्पेशल इंडोर्समेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फुल इंडोर्समेंट। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। नेक्स्ट पार्शियल इंडोर्समेंट एंड लास्ट इज कंडीशनल और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि इंडोर्समेंट कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली ये 5 तरह के होते हैं, बट अगर आपको इसकी डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट पे हमें क्लास ड्राफ्ट कर देंगे। आप देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया है। जर्नल इंडोर्समेंट तो होता है, अभी हमने बताया कि जर्नल इंडोर्समेंट को हम और क्या कहते हैं? ब्लैंक इंडोर्समेंट। स्पेशल इंडोर्समेंट भी होता है, इसको फुल इंडोर्समेंट कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट भी था और इसके अलावा था पार्शियल और कंडीशनल। तो एक्सेप्टेड इंडोर्समेंट ये पार्ट नहीं है इंडोर्समेंट का, तो करेक्ट आंसर होगा 4 एक्सेप्टेड इंडोर्समेंट। नेक्स्ट, जिक्री चिट इज रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, हुंडी और प्रॉमिसरी नोट। इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd, हुंडी।
नेक्स्ट, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस इज़ द, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो मनी है उसके बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिंजेंट फंक्शन, और तीनों के बारे में और तीनों में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो भी डिस्कस कर लिया था। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बोथ, नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये किससे बिलोंग करते हैं? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। दैट इज, अगर मान लो मेरा लैंड, मेरे लेबर, मेरे कैपिटल है और हम खुद एंटरप्रेन्योर हैं, तो उस केस में हम वो प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे जिसपे हमें ज़्यादा प्रॉफिट टर्न हो रहा हो। क्लियर? तो मेरे लिए लाइफ ब्लड क्या है? मनी। मनी मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर? प्राइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट, टोकन मनी इज मिंटेड बाय। अब देखो, अगर टोकन मनी की बात करें तो बेसिकली एक ऐसे मनी की हम बात कर रहे हैं जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। बेसिकली वो वैल्यूएबल मेटल्स जो होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर? इज मिंटेड बाय गवर्नमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, द मनी विच इज करेंटली इन प्रैक्टिस इन अ कंट्री इज कॉल्ड, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है लास्ट क्लास में कि इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, एक्चुअल मनी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मनी इज मेड ऑफ निकल, ब्रॉन्ज, कॉपर, सिल्वर, इसका करेक्ट आंसर होगा 4, सिल्वर। क्योंकि अगर बेसिकली सिल्वर की बात करें तो ये जो सिल्वर कॉइन हम लोग देखते हैं, है ना, तो वो स्टैंडर्ड मनी का पार्ट है। नेक्स्ट, which of the following is not a cause of inflation? Rapid increase in production, increase in public expenditure, increase in black money, deficit financing. बट अगर इन्फ्लेशन होगा, दैट इज प्राइस राइज होगी, तो क्या उससे प्रोडक्शन राइज होगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अ कमर्शियल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये तो करता है। परचेज एंड सेल, फॉरेन एक्सचेंज भी करता है और फंड्स भी इन्वेस्ट करता है, पर क्या पेपर मनी इशू करता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग पेपर करेंसी की बात करें, जो पेपर करेंसी या पेपर मनी है वो कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, यूनिट बैंकिंग इज इन एग्जिस्टेंस इन यूएसए, करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, IMF की बात कर रहा है, ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं, 27 दिसंबर 1945, इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 1945। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई है 1944, बेसिकली जुलाई 1944 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक इज अ सिस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ IMF, IFC, IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिस्टर इंस्टीट्यूशन है किसका? वर्ल्ड बैंक का। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप की फैमिली का पार्ट है। उसमें बेसिकली एक है IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज IFC, और बाकी 2 में एक है मीगा, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और एक है ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये बेसिकली लर्न नहीं करना है, बट स्टिल हमने बता दिया कि ये सब किसका पार्ट है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। बट सिस्टर इंस्टीट्यूशन कौन सा है? IMF। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज IFC, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, इसकी डेट है 20 जुलाई 1956। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1956। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज एन एफिलिएट ऑफ IFC, देखो अभी हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक का ही एफिलिएट है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949, करेक्ट आंसर होगा 2। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? नो डाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये क्या है? RBI। क्लियर? और बाकी बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक का काम ये होता है कि वो पब्लिक डीलिंग करती हैं, और रिजर्व बैंक का काम ये नहीं होता कि वो पब्लिक डीलिंग करें। क्लियर?